यूं बोलते हैं जैसे जनता को जानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जनता के प्रति जिम्मेदारियों पर पल्ला झाड़ लेने वाले मंत्रियों का यही सत्य है, जिस पर आज सबसे पहले देनी है दस्तक। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। याद करिए, जब मंत्री बनते हैं नेता तो क्या शपथ लेते हैं? कहते हैं कि मैं मंत्री पद के रूप में जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। लेकिन जनता के वोट की ताकत से कुर्सी पाने वाले मंत्रियों की जनता के प्रति श्रद्धा धीरे धीरे कम हो जाती, और तब जरूरी है कि आम जनता दस्तक देकर मंत्रियों को याद कराए अपने वोट की शक्ति क्या है। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से पूछा गया, सर आर्थिक संकट में स्कूल फीस माफ करा दीजिए। जवाब मिला, मरना है तो मरो जाकर। मध्य प्रदेश की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सवाल हुआ कि तेल की महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जवाब मिला, साइकिल से चलो, सेहत सही रहेगी। और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल से आज तक ने पूछा, सोयाबीन का बीज किसान नहीं पा रहे तो फसल कैसे लगाएं? मंत्री जी का जवाब आया, सोयाबीन छोड़कर कुछ और लगा लो। वाकई एमपी अजब है। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि जब सरसों के तेल में महंगाई का छौंक लग गया है और महंगाई से आम आदमी की दाल गलना मुश्किल है, और जब एक नामी कंपनी के दूध में भी 2 रुपए लीटर की महंगाई का उबाल आ गया, तो सियासत की बैलगाड़ी पर पेट्रोल डीजल की महंगाई ने बुलेट चढ़ा दी। क्या हम सब्जी मंडी जाते हैं? मध्य प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के पास तेल की महंगाई से बचाने का अचूक उपाय है। ऐसा अचूक उपाय कि इनका बस चले तो पूरे देश में लागू करवा दे। जरा महंगाई के जख्म पर नमक छिड़कते मंत्री जी को सुनिएगा। हमारा है, मान लो कि पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? क्या हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। शायद साइकिल से चलने की सलाह इसलिए ऊर्जा मंत्री देते हैं क्योंकि जब सिर्फ पेट्रोल 60 रुपए लीटर हुआ था तो वर्षों पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह साइकिल पर बैठकर ही अपनी ऊर्जा प्रदर्शन करते हुए खर्च करते थे। अब पेट्रोल मध्य प्रदेश में 100 रुपए लीटर है तो भी साइकिल ही चलाने की नसीहत जनता को दे दी जाती है। नसीहत तो मध्य प्रदेश के एक और मंत्री ने जनता की समस्या पर दी। जरा देखिए, सरकारी गाड़ी में जनता के पैसे से 100 रुपए लीटर वाला डीजल भरा कर जाते ये हैं इंदर सिंह परमार, मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री, जिनसे मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों के पालक संघ यानी अभिभावकों का वो समूह मिलने पहुंचा जो कोरोना के संकट काल में आर्थिक दिक्कतों के बीच ऑनलाइन क्लास चलने पर भी पूरी फीस लेने वाले प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर मंत्री जी की मदद चाहता था। लेकिन निजी स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने की जगह स्कूली शिक्षा मंत्री की नसीहत है, मर जाओ। सर, राज्य सरकार में सर, हम यहाँ के नागरिक हैं सर, आप ये गलत बोल रहे हैं सर। मर जाए साहब, मर जाए साहब, मर जाए साहब। मतलब मंत्री साहब का कहना, आप मरो, कुछ भी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। यानी तेल की महंगाई पर ऊर्जा मंत्री की नसीहत साइकिल चलाओ, और निजी स्कूलों की मनमानी फीस के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री की शर्मनाक सलाह, मरना है तो मरो जाकर। अब कहानी उस सोयाबीन की जिसको देश के लिए सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के किसान उगाते आए। ये जो सोयाबीन देख रहे हैं, इसी को उगाने वाले मध्य प्रदेश को सोया स्टेट का दर्जा दिया जाता है। सोयाबीन की खेती करते मध्य प्रदेश के किसानों के कारण ही कई बार देश में कृषि का सबसे बड़ा अवार्ड तक शिवराज सिंह की सरकार ने दिल्ली आकर हासिल कर लिया। इतना सोयाबीन कि यहाँ पर सोयाबीन को पीला सोना कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि सोयाबीन से किसानों की आर्थिक स्थिति बेहद सुधरी है, इसलिए इसे पीला सोना कहा जाता है। पीला दाना होता है सोयाबीन का, जिसे सोने के तौर पर देखा जाता है किसानों के लिए। लेकिन एमपी में अब तक जो खेत किसानों की मेहनत के दम पर सोयाबीन वाला पीला सोना उगलते थे, वहाँ अब सोयाबीन की खेती बहुत कम होने लगी। भोपाल के पास सीहोर में गोपाल और एमएस मेवाड़ा जैसे किसान जो कई एकड़ में सोयाबीन बोकर कमाते थे,
वो अब सीमित क्षेत्र में बोने लगे क्योंकि पिछली बार फसल अच्छी नहीं हुई, बीज बचा नहीं और सरकारी निगमों की तरफ से बीज देने का कोई मुकम्मल इंतजाम हुआ नहीं। सोयाबीन का बीज ही नहीं मिला, तमाम भटकते रही और मिला भी प्राइवेट कंपनी वालों के पास से गए, प्राइवेट दुकानदारों से तो 13,000 रुपए में गारंटी से बीज दे रहा था, तो 13,000 रुपए में कौन ले। सोयाबीन दिया ही नहीं उन्होंने, कि है ही नहीं हमारे पास। हाँ, मक्का का बीज दिया था सोसाइटी से बस। बीज के अंदर किसानों को प्राइवेट कंपनियों से 2 गुने दाम पर बीज खरीदना पड़ता है और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री अपनी बड़ाई करके किसानों से कहते हैं कुछ और क्यों नहीं बोले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प 2022 तक किसान की आय 2 गुना करने का मध्य प्रदेश में हमने इसी बार कर दिया है और इसलिए हम किसान को हमेशा सलाह देते हैं कि किसान भाई जागो, जिस फसल में हमको प्रॉफिट हो, लागत कम हो और आय ज्यादा हो, वो फसल लेना चाहिए। मतलब आज की कहानी का यह है कि मंत्रियों के मुताबिक महंगा तेल भराओ वरना साइकिल से आना जाना सीखो, महंगी फीस भरो वरना जाओ जाकर मर जाओ, और सोयाबीन का बीज तो सरकार देगी नहीं, बोना है तो कुछ और बोलो। क्या जनता के प्रति श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतःकरण से ऐसे ही अपना कर्तव्य निभाने की शपथ इन मंत्रियों ने ली थी? रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी गई है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा रूप जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने, सुरक्षा देने में अहम भूमिका अदा करता है। लेकिन जब देश में महामारी ने लाखों लोगों की जान ली तो मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे देने की सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर सरकार ने कहा था कि ऐसा मुआवजा देना संभव नहीं है। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों को मुआवजा देने पर बड़ा निर्णय सुनाया। देश की सर्वोच्च अदालत ने निर्देश देते हुए कहा है कि कोरोना से जिन परिवारों ने अपनों को खोया है वो मुआवजा पाने के हकदार हैं। कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के घर वालों को मुआवजा देना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुआवजा कितना होगा ये खुद सरकार तय करे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी परिवारों की मदद के लिए 6 हफ्ते में गाइडलाइंस बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब यह तो तय हो गया है कि मुआवजे के तौर पर आर्थिक रूप से सहायता सरकार को करनी होगी, लेकिन यह सवाल अब भी जिंदा है कि जहां राजनीतिक दल जनता का वोट पाने के लिए अरबों रुपए का चंदा लेते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए प्रचार में लगा देते हैं, वही सत्ता में आकर जनता की मदद के नाम पर क्यों हाथ खड़े करने लगते हैं? देश में सत्ता हासिल करने वाला दल चुनाव जीतने के लिए 1141 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च कर देता है और जिस देश में सबसे पुरानी पार्टी लगातार चुनाव हारते हुए भी सत्ता की चाहत में प्रचार में 626 करोड़ रुपए का खर्च करती है, उस देश में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों की आर्थिक मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट को आकर निर्देश देना पड़ता है। तो क्या जिंदा आदमी वोट के लिए लाख का और मर गया तो खाक का, यही सोच सत्ता पाकर क्या राजनीति की है? वरना ऐसी हालत क्यों आई कि जब कोरोना की 2 लहरें देश में 3,98,454 नागरिकों की जान ले लेती, तब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगती है कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का सरकार मुआवजा दे और जवाब में हलफनामा देकर सरकार कहती है कि 4 लाख रुपए तो नहीं दे सकते और सुप्रीम कोर्ट को आखिर निर्देश देना पड़ता है कि मुआवजा तो देना होगा, तय करे सरकार खुद कि कितना देना है। ये आर्थिक मदद उन परिवारों को मिलनी है जिन्होंने न सिर्फ कोरोना के कारण किसी अपने को खोया बल्कि उनके भविष्य में भी अब सामाजिक आर्थिक रूप से खड़ा होना मुश्किल हो चुका है। जैसे इस परिवार को देखिए, बूंदी के हंसराज पांचाल की जान कोरोना से गई, इलाज कराने में परिवार कर्जदार हो गया। अब वो 1 साल तो उसका फीस जमा करे, दूसरे साल की कहाँ से आएगी? एक तो वो समस्या की बच्चा भी 12th में है, तो वो कैसे कमाएंगे? इनके तो पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये क्या करेगी एक महिला? क्या ऐसे परिवारों की मदद नहीं करनी चाहिए? सरकार की अब तक दलील ये थी कि 4 लाख रुपए मृतकों के घर वालों को देने का बोझ केंद्र और राज्य नहीं उठा पाएंगे।
दूसरी दलील ये थी कि आपदा प्रबंधन कानून में भूकंप, बाढ़ जैसी 12 प्राकृतिक आपदाओं पर ही मुआवजा देने का प्रावधान है और कोरोना तो इसमें शामिल नहीं। मतलब अद्भुत हालत यह है कि दुनिया में जिस महामारी को आपदा कहा जा रहा है, जहां सारे दिशा निर्देश आपदा प्रबंधन कानून के तहत दिए जा रहे हैं, वहां मुआवजा देने के नाम पर आपदा वाली लिस्ट से कोरोना को अपने आप बाहर कर लिया गया। ऐसे में तुरंत आर्थिक रूप से मदद करके सरकार को परिजनों के साथ खड़े होने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर दिया, यह हमने आपके लिए सीधे याचिकाकर्ता गौरव बंसल से समझा है। मेरी जो एक सिंपल, एक बहुत ही सरल सी एक जो पिटीशन थी वो ये थी कि जो धारा 12 है राष्ट्रीय आपदा जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, तो उसमें ये क्लियरली लिखा है कि आपको ऐसे केसेस में जहां पर कि एक डिजास्टर जो कि नोटिफाइड डिजास्टर है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, तो ऐसे स्थिति में सरकार को का दायित्व है, सरकार की मॉरल ड्यूटी एज वेल एज लीगल ड्यूटी अंडर सेक्शन 12 कि ऐसे लोगों को, ऐसी फैमिलीज को जो कि जिनके जो परिजन है या जिनका फैमिली मेंबर आप पेंडेमिक से गुजर गया है, वो भी एक डिजास्टर नोटिफाइड डिजास्टर थे, उनको उन फैमिलीज को राहत दी जाए। तो इस पे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ, सरकार मना नहीं कर सकती, ये टोटल गलत था और सरकार को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो क्या जनता के प्रति अपने ही कानूनी दायित्वों से सरकार बचने की कोशिश करती रही? क्या प्रचार प्रसार के लिए पैसा खर्च करना राजनीतिक दलों को याद रहता है और जनता की मदद में हाथ खड़े कर दिए जाते हैं? एक आंकड़ा और देखिए, लिखित तौर पर जो मिलता है कि 2019 के आम चुनाव में प्रचार पर 32 दलों ने 1495 करोड़ रुपए खर्च किया। प्रचार के दौरान आने जाने में इन्हीं राजनीतिक दलों ने 568 करोड़ रुपया लगाया। दावा है कि उम्मीदवारों को 530 करोड़ रुपया पार्टियों की तरफ से दिया गया और अन्य खर्चों में चुनाव के दौरान 400 करोड़ रुपए का जिक्र खर्च में आता है। सैकड़ों करोड़ रुपए प्रचार में खर्च करने वाले यही राजनीतिक दल कोरोना आपदा में दम तोड़ देने वाली जनता की मुआवजा देकर मदद करने के नाम पर पल्ला झाड़ने में एक हो गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए को कानूनी तौर पर मुआवजा तय करने और दिलवाने की सिफारिश करने का अधिकार है। लेकिन ऐसा न करके एनडीएमए अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन करने में फेल रहा। एनडीएमए 6 हफ्ते के भीतर सभी कोरोना मृतकों के घर वालों को भुगतान की जाने वाली मुआवजा राशि निर्धारित करने का दिशा निर्देश जारी करे। अस्पतालों का विस्तार हो, नए अस्पतालों का निर्माण हो, 8 महानगरों के अलावा उसके लिए 50,000 करोड़ रुपए हमने गारंटी योजना के माध्यम से देने का काम किया। इसके अलावा भी मोदी सरकार ने जो अनाथ हुए बच्चे थे उनको 10 लाख रुपया देने की बात 23 साल की उम्र में मिलेगा। 10 साल से उम्र कम वाले बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिलेगी। 11 साल से 18 साल वालों को रेजिडेंशियल स्कूल में, नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिल सकती है। ये सब प्रावधान किए। इसके अलावा भी अगर किसी और को राहत देनी होगी तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया उस पर भारत सरकार विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ही जनता की मदद का विचार लाना पड़ रहा है। क्या जल्द देश में या किसी राज्य में चुनाव होते तब भी यही हालत होती? अनीशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना के संकट काल के दौरान नागरिकों की कैसे मदद की गई, इसकी रिसर्च आपके लिए हमने की है। अमेरिका में कोरोना के संकट काल में हर नागरिक को $1400 दिए गए ताकि आर्थिक रूप से वो कमजोर न पड़े। अमेरिका में मार्च 2021 तक 16 करोड़ नागरिकों को 28 लाख करोड़ रुपए की सीधी मदद सरकार ने आर्थिक रूप से की, जबकि अमेरिका में ही कोरोना से जान जाने पर $9000 यानी करीब 6.5 लाख रुपए अंतिम संस्कार के लिए मदद के तौर पर दिए गए। ब्रिटेन में कोरोना में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स ने जान गंवाई तो सीधे 55 लाख रुपए की मदद परिजनों को दी गई। बेल्जियम में कोरोना से जान गंवाने पर परिजनों को 16,50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई। इसके मुकाबले हमारे देश में कोरोना से मृत्यु होने पर मदद के लिए डेथ सर्टिफिकेट तक बनवाने में सिस्टम के नागरिकों को खूब दौड़ाया गया। अब दस्तक दीजिए उस सियासी बंदरबाट की जो जाति के नाम पर 5 सीएम 20 डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला लेकर उत्तर प्रदेश में आई है। चुनाव आयोग का नियम है कि जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाति धर्म के आधार पर ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने की बात गढ़ी जा रही है। सौ 100% गारंटी से कह रहे हैं कि 20 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश की जनता में करोड़ों लोग इनमें से कुछ ही चेहरों को पहचानते होंगे। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जात के आधार पर बने
छोटे छोटे दलों का यही मोर्चा उत्तर प्रदेश में ऐसा फॉर्मूला लेकर आया कि लगेगा कि लोकतंत्र के नाम पर जाति तंत्र बनाकर मजाक किया जा रहा है। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान 1 साल राजभर, 1 साल चौहान, 1 साल कुशवाहा, 1 साल पटेल। हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। मतलब जनता को विकास नहीं बल्कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की फौज देने वाला फार्मूला लेकर आए हैं। 10 पार्टियों के गठबंधन के साथ बने भागीदारी संकल्प मोर्चा वाले ओम प्रकाश राजभर, जिनके मुताबिक पहले साल मुसलमान, दूसरे साल राजभर, तीसरे साल चौहान, चौथे साल कुशवाहा, 5वें साल पटेल जाति के मुख्यमंत्री बनेंगे और बदलते रहेंगे। हर साल 2-2 उप मुख्यमंत्री अलग अलग जाति धर्म के रहेंगे, अपने अपने गठबंधन के हिसाब से। मतलब ऐसा मोर्चा जीत जाए तो 5 साल में 5 सीएम, 20 डिप्टी सीएम ऐसे बनेंगे कि जब तक एक का नाम जनता याद करेगी, दूसरा सीएम या डिप्टी सीएम आ जाएगा। पिछड़ों के नाम पर वोट केशव मौर्य के नाम पर उत्तर प्रदेश में लोगों ने दिया। जब सरकार बनी तो उत्तराखंड से ला करके सीएम बना दिया। आज भी सीएम बनने के लिए बेचारे कुशवाहा समाज के लोग एकदम ताक रहे हैं कि कब मिलेगा कब मिलेगा। तो इसी नाते हमने कहा कि क्यों ताका जाए, क्यों न बनाने के लिए हम जब वोटवे से बनना है तो हम सब लोग अपना वोट बना करके 1-1 साल खुद बना लिया जाए। अपनी अपनी जाति अपना अपना सीएम की नौबत इसलिए आई है कि 2014 के चुनाव से पहले देश में वोटों का ध्रुवीकरण हिंदू और मुस्लिम के नाम पर प्रमुख तौर पर होता रहा। 2014 और उसके बाद से बहुसंख्यक वोट खासकर छोटी छोटी जातियों के नाम पर बटे वोट को इकट्ठा करके बीजेपी ने 2014 में देश, 2017 में उत्तर प्रदेश और 2019 में दोबारा दिल्ली तक फतह हासिल की। अब उसी बहुसंख्यक वोट में छोटे छोटे दल अपनी अपनी किलेबंदी करके अपना अपना मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब बुनते हैं। छोटी पार्टियां तो खुद ही इकट्ठा हो गई हैं एकदम टनाटन। 100 में 65% वोट भागीदारी संकल्प मोर्चा का है, 100 में 65 हमारा, 35 में भी बंटवारा है। बीजेपी से ही कहूँगा कि 70 साल से सब बिरादरी के मुख्यमंत्री लगभग जिनके ज़्यादा वोट हो गए हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, जो है व्यवसायी के, सारी बिरादरियों के जिनके पास वोट बैंक है, लगभग दलित हो गए, यादव हो गए। अभी 18% वोट निषाद हो गया, रिकॉर्ड 1937 की जनगणना, और आप उस पर 18% वोट तो मछुआरों का है। तो अक्सर नियमतः तो मछुआरे के बेटे के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए कि 18% वोट इकट्ठा आ जाएगा। जो ज़्यादा जोगी होते मठ बिगाड़ देते हैं। हमारे पास तो एक ही योगी हैं और वो सबको सुधार करके उन्होंने दिखा दिया है कि विकास क्या होता है। अब किसी घर में बहुत सारे बावर्ची रख दीजिए और मिलकर सब्जी बनाने लगे तो सब्जी का बंटाधार निश्चित है। लेकिन अब हर व्यक्ति किस प्रकार से सपने देखता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है, सपनों को बेचता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव, मायावती और राहुल गांधी तीनों अलग अलग लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो छोटे दलों जिनकी अकेले कोई बड़ी ताकत नहीं, लेकिन हर सीट पर 10,000 से 15,000 वोट को स्विंग करने का मादा जरूर है, उसी जाति के वोट कार्ड से खुलकर अब जात की राजनीति लोकतंत्र में खेलने की तैयारी है। भाषण चाहे जो कुछ दे, सभी पार्टियां जाति के आधार पर चुनाव लड़ती हैं, जाति आधार पर टिकट बांटती हैं, जाति आधार पर मंत्री बनाती हैं, जाति आधार पर थाने पर पोस्टिंग, जिले पर पोस्टिंग जाति आधार पर हो रही हैं। ये तो सबका चलता है, ये तो खाली एक कहने के लिए है। और जब तहसीलों में ठप्पा मार के जाति प्रमाण पत्र बनता है तो स्वाभाविक है कि जातिवाद तो देश में होगा ही। जाति के नाम पर मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम बनने बनाने को लेकर होती इस बंदरबाट में ये जरूर तय है कि आम आदमी खाली हाथ रह जाएगा, जिसे नागरिक नहीं बल्कि जाति और धर्म के खांचे में बांटकर अपनी अपनी सीएम वाली थाली नेता सजा चुके हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। इसी महीने हमने आपको बैंकों की चार्ज वाली लूट पर दस्तक देती रिपोर्ट दिखाई थी। बताया था कैसे देश के बैंक जनता से जनता के ही पैसे पर तरह तरह के चार्ज पेनल्टी लगाकर पैसा काटते हैं। अब बैंक गरीब वर्ग को भी नहीं छोड़ रहे। 1 जुलाई यानी कल से देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट वाले ग्राहकों पर चार्ज का नया बोझ डालने जा रहा है। बेसिक सेविंग वाले अकाउंट धारियों को अब सिर्फ 4 बार ही
बैंक या एटीएम से पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। 4 बार के बाद बेसिक सेविंग अकाउंट वाले पैसा निकालेंगे तो हर बार 15 रुपए प्लस जीएसटी के साथ चार्ज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काटेगा। अब एसबीआई ऐसे खाता धारकों को साल भर में सिर्फ 10 पन्नों की एक चेकबुक मुफ्त देगा। पहली मुफ्त चेकबुक के बाद अगली 10 पन्ने की चेकबुक के लिए भी 40 रुपए भरने पड़ेंगे। यह चार्ज उन गरीब ग्राहकों से अपना ही पैसा निकालने पर वसूला जाएगा जो बेहद गरीब होते हैं, जिन्हें सेविंग करके अपना पैसा बैंक में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर खाता धारकों से 2015 से 2020 के बीच तरह तरह के चार्ज लगाकर एसबीआई 300 करोड़ रुपए कमा चुका है। यह तो वही हो गया कि तुम्हारा पैसा हमारे कब्जे में है, अपना पैसा चाहिए तो चार्ज भरो। दस्तक में अभी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सिद्धू की बात करेंगे, आपको बताएंगे कि किसने उन्हें अनगाइडेड मिसाइल कहा है। आप देखते रहिए दस्तक।